आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम डाल्टन प्रणाली के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। डाल्टन प्रणाली की शुरुआत अमेरिका में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए इसका जन्म हुआ था। इस शिक्षा प्रणाली का आविष्कार अमेरिका की कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने सन 1919 में इस पद्धति का विकास किया था। तो आइए जानते हैं कि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्रणाली के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। इन्होंने लिखा है कि डाल्टन प्रणाली एक यांत्रिक व्यवस्था का अंग है जिसमें व्यक्तिगत कार्य के सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है। यह विद्यालयों का सरल और कम खर्चीला संगठन है जहां शिक्षक और शिष्यों को अधिक उपयोगी रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। डाल्टन प्रणाली के बारे में ग्रेव्स ने भी अपने कुछ मत प्रस्तुत किए हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित है जिसमें बालक एक दिए हुए समय में पूरा कार्य करने का प्रयत्न करता है तथा जिसमें उस कार्य के पूरा करने के साधनों तथा मार्गों को चुनने का कार्य उसी पर छोड़ दिया जाता है। आइए आगे जानते हैं। डाल्टन प्रणाली एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि मानी जाती है जिसमें बालकों को उनकी रुचियों के अनुरूप कार्य करने की सुविधा तथा समय दिया जाता है जिसको ठेका कहा जाता है। इस पद्धति में कक्षा की तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा मंद बुद्धि बालकों को अलग अलग कार्य दिया जाता है जिसे वे अपनी रुचियों के अनुसार प्रयोगशाला में स्वतंत्रतापूर्वक पूर्ण रूप से करते रहते हैं। तो आइए डाल्टन पद्धति के गुण के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला गुण है कक्षा शिक्षण के दोष से मुक्त। यानी जैसे अनेक शिक्षण प्रणाली में छात्रों का विभाजन कक्षा स्तर के अनुसार किया जाता है जिसमें भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि एवं क्षमताओं के छात्रों को एक समान की शिक्षा दी जाती है, किंतु डाल्टन प्रणाली में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि इससे बालकों को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। आइए दूसरे गुण के बारे में जानते हैं। दूसरा गुण है कक्षा के स्थान पर प्रयोगशालाएं। इस प्रणाली में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कक्ष होते हैं जिन्हें प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रत्येक प्रयोगशाला में विषय विशेषज्ञ पुस्तकें, चित्र एवं चार्ट उपलब्ध रहते हैं। आइए तीसरे गुण के बारे में जानते हैं। योग्यता के अनुसार प्रगति का अवसर। डाल्टन प्रणाली में बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य या विषय अध्ययन का ठेका दिया जाता है जिससे प्रत्येक बालक को अपने ढंग से कार्य करने तथा प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला गुण है स्वतंत्र वातावरण। बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं रहता है। बालकों के कार्य में कोई बाधा या अवरोध की उपस्थिति नहीं दी जाती है। इसका अगला गुण है अनुशासन की कोई समस्या नहीं। चूँकि सभी बालकों को उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। पीरियड का विभाजन तथा बार बार घंटी बजने की समस्या उनके कार्य में बाधक नहीं होती है। इसलिए कक्षा या विद्यालय में अनुशासनहीनता की कोई समस्या उपस्थित नहीं होती है। डाल्टन प्रणाली का अगला गुण है व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। यह शिक्षा प्रणाली बालक को केंद्र बिंदु मानकर चलती है, इसलिए व्यक्तिगत निर्देशन पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन से प्रत्येक छात्र की प्रगति अत्यधिक तीव्र गति से होती है। इसका अगला गुण है, ये दोनों गुण 2 बार दे दिए गए हैं, अनुशासन की कोई समस्या नहीं और व्यक्तिगत निर्देशन पर बल। तो इसको आप
कट कर देंगे। अगला गुण है शिक्षक तथा छात्र का संबंध। इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक सलाहकार एवं सुविधादाता का कार्य करता है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देता है तथा उनकी शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। इससे शिक्षक व छात्र का संबंध बना रहता है और उनमें अधिक घनिष्ठता पाई जाती है। तो ये थे डाल्टन प्रणाली के गुण। आइए डाल्टन प्रणाली के कुछ दोष के बारे में भी जान लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त पद्धति। डाल्टन प्रणाली में जिस प्रकार की शिक्षण तकनीकी अपनाई जाती है वह बड़े बालकों के लिए उपयोगी है, किंतु छोटे बालकों को इस प्रणाली के अनुसार शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका अगला दोष है पूर्णता बौद्धिक प्रणाली। सिद्धांत रूप में डाल्टन पद्धति क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर अवश्य बल देती है, किंतु इसके द्वारा बालकों को केवल बौद्धिक क्रियाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सहगामी क्रियाओं के लिए नहीं। इससे बालकों का केवल बौद्धिक विकास ही हो पाता है। आइए इसके अगले दोष के बारे में जानते हैं। इसका अगला दोष है व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक जोर। इसके अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत निर्देशन एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। इससे छात्रों का व्यक्तिगत विकास तो अधिक होता है, किंतु इनमें सामूहिकता की भावना तथा अन्य सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त इसका अगला गुण है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। डाल्टन पद्धति को नवीन एवं विशिष्ट शिक्षण पद्धति मानी जाती है, जिसका प्रयोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं कुशल शिक्षकों द्वारा ही सही ढंग से किया जा सकता है। इस प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इसका अगला दोष है अत्यधिक खर्चीली पद्धति। इस पद्धति में प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। साथ ही विषय विशेषज्ञ, पर्याप्त पुस्तकें, चित्र एवं चार्ट तथा पर्याप्त फर्नीचर की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही सम्मेलन के लिए वृहद कक्ष का होना भी आवश्यक होता है। इसलिए यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत खर्चीली मानी जाती है। इसका अगला दोष है संगीत तथा विज्ञान विषय का ज्ञान देना कठिन। यानी इसमें संगीत तथा विज्ञान विषय का ज्ञान देना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ठेके के आधार पर विज्ञान और संगीत की शिक्षा देना अत्यंत कठिन माना जाता है। इन विषयों की शिक्षा देने हेतु अध्यापक को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है तथा छात्रों को बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है, जो कि इस प्रणाली के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। तो ये थे शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ प्रमुख गुण, दोष तथा शिक्षा प्रणाली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।